हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2021 के ईयर फर्स्ट के मैथ्स के प्रश्न सोल्व करेंगे। और ये जो एग्ज़ाम है आपका 20 अप्रैल 2022 को शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था, ठीक है। और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 16 है। और देखिए, स्टार्टिंग में मैंने आपको प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में बताया था कि हम जितने भी ये प्रश्न सोल्व करेंगे वो सारे के सारे हिंदी मीडियम में होंगे, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस सेट 2 से जो है ये सारे के सारे प्रश्न मैंने बाइलिंगुअल फॉर्मेट में ही रखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मैंने रखे हैं, ठीक है। अब मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये इसके बाद, इस प्लेलिस्ट के बाद अगर कोई प्लेलिस्ट स्टार्ट होगी उसके अंदर अगर मैं आंसर की सोल्व करवाऊँगा तो उसके अंदर सिर्फ आपको हिंदी मीडियम में प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बाइलिंगुअल फॉर्मेट में ये पीपीटी तैयार करता हूँ तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। अब ये आपके एग्ज़ाम भी बिल्कुल पास में ही है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ जो है आपको करना पड़ेगा इस चीज़ में। मैंने आपको बताया था कि अगर मैं ये प्रश्न सारे के सारे यही प्रश्न मैं आपको चैप्टर वाइज सोल्व करवाऊंगा तो उसमें जो है ये प्रश्न सारे के सारे बाइलिंगुअल फॉर्मेट में जो है टाइप करवा के आपको सोल्व करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी ये पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और इसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहूँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अब इसमें देखिए यहाँ पर व्हाट इज़ द लिस्ट स्क्वायर नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, 3, 10, 18 एंड 20, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न आपको हिंदी वाले आंसर के में भी जो है इंग्लिश में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए स्क्वायर नंबर आपको देखना है, तो स्क्वायर नंबर यहाँ पर 180 नहीं है, 30 नहीं है, तो इन दोनों को हटा दीजिए। अब यहाँ पर आपको सबसे छोटी संख्या कैलकुलेट करनी है, लिस्ट नंबर आपको कैलकुलेट करना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इन सभी से डिवाइड भी होना चाहिए, तो आप इन सभी का एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। इन सभी का एलसीएम आपको 180 दिखाई पड़ रहा है, यानी कि यहाँ पर 180 का वो संख्या मल्टीपल रही होगी। तो 180 का मल्टीपल ये नहीं है, ये आपके पास है, तो ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा। केंद्र O वाले एक वृत्त में PA और PB क्रम से बिंदु A और B पर वृत्त के स्पर्श रेखाएं, दीर्घचाप AB पर एक बिंदु C है और एंगल ACB बराबर 50 डिग्री है, तो एंगल APB का माप कैलकुलेट करना। तो हम यहाँ पर जो है एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पर एक सर्किल ड्रॉ कर लेते हैं। इसके अंदर जो है ये आपको इसका जो है केंद्र बताया गया O है, और इसके ऊपर जो है 2 स्पर्श रेखाएं हम बना लेते हैं, एक PA और एक PB, यानी कि यहाँ पर जो है बिंदु P जो है इस वृत्त के बाहर रहा होगा। यहाँ पर ये 2 स्पर्श बिंदु जो हैं ये A है, और ये आपके पास स्पर्श बिंदु जो है ये B है, और ये बाहर कोई बिंदु मान लेते हैं B है। अब यहाँ पर A और B को हम आपस में मिला देते हैं, तो यहाँ पर जो है ये दीर्घचाप जो बन रहा है AB, इस पर एक बिंदु आपको C भी बताया गया, तो यहाँ पर जो है ये C बिंदु ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर इनको इस बिंदु C से मिलाते हैं, तो आपको ये जो ACB एंगल है ये बताया गया प्रश्न में कितना है, 50 डिग्री है। अब जब अगर आप यहाँ पर A और यहाँ पर बिंदु B को इस केंद्र से मिलाते हैं, वृत्त के केंद्र O से मिलाते हैं, तो आपको पता है कि किसी जीवा द्वारा जो है वृत्त की परिधि पर बनाए गए कोण का 2 गुना जो है केंद्र पर बनाया गया कोण होता है, यानी कि 50 का 2 गुना करेंगे तो 100 डिग्री आपके पास ये वाला कोण हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये भी पता है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण जो है 90 डिग्री का बनता है, तो यहाँ पर ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो आमने सामने के कोणों का योग करेंगे तो यहाँ पर 180 डिग्री हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर ये चतुर्भुज बन रहा है, तो यहाँ पर चारों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कि इन दोनों कोणों का योग भी हमारे पास कितना बचा, 180 डिग्री बचा। तो इसमें से 100 डिग्री तो ये वाला कोण हो चुका है, तो 80 डिग्री ये वाला बचा, यानी कि यहाँ पर जो है आपसे यही पूछा गया था, APB एंगल पूछा गया था, तो 80 डिग्री आंसर हो जाएगा। अब इसमें देख लीजिए 80% और 90% शुद्ध अम्लीय घोल को 20 लीटर 87% शुद्ध अम्लीय घोल प्राप्त करने के लिए मिलाया जाता है। मिश्रण बनाने के लिए जो है लिए गए 80% शुद्ध अम्लीय घोल की मात्रा कैलकुलेट करके बताएं। तो यहाँ पर जो है आप एलिगेशन से इस प्रश्न को बना सकते हैं, ये 80%, ये 90%, और ओवरऑल जो हमें बताया गया वो 87% बताया गया, ठीक है। अब यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे तो बड़ी वैल्यू में से आपको छोटी वैल्यू को घटाना है, तो यहाँ पर 7 का डिफरेंस, यहाँ पर 3 का डिफरेंस, तो यहाँ पर जो है इनकी मात्रा का रेशियो हमारे पास कितना है, 3:7 आया। जबकि ओवरऑल आपको बताया गया कितना, 20 लीटर है, तो यहाँ पर ओवरऑल करें तो टोटल 7 और 3 10 यूनिट हो रहा है, जबकि प्रश्न में यहाँ पर 20 लीटर बताया गया, तो 10 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 20 लीटर है, तो यहाँ पर डेटा 2 गुना है, तो यहाँ पर 80% शुद्ध अम्लीय घोल की मात्रा कितनी हो जाएगी, ये भी 3 यूनिट ना होकर 3 का 2 गुना करेंगे, 6 लीटर जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
2014 से 2016 तक ए प्रकार की कारों का कुल निर्यात 2015 से 2017 तक बी प्रकार की कारों के कुल निर्यात से जो है लगभग कितना प्रतिशत कम है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं भाई। आपको देखना 2014 से 2016 तक ए प्रकार का यानी कि ब्लू वाला। तो यहाँ पर डेटा मैं बोल के बता रहा हूँ, ये 200 लिखा हुआ है, ये 150 लिखा हुआ है भाई। 2014 से 2016 तक देखना है, और ये 275 लिखा हुआ है। तो ये 350 और ये 75 यानी कि 425 और ये 625 आपके पास इनका टोटल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है 2015 से 2017 तक आप चेक करेंगे, और इसमें बी प्रकार का देखना यानी कि रेड वाला देखना। तो 2015 ये रहा, 2017 ये रहा। तो ये 250 और यहाँ पर ये 200, 450 और ये 275, ये हो जाएगा 525 और 725 इनका टोटल हो जाएगा। तो ये इससे कितना कम है भाई? 100 आपको कम दिखाई पड़ रहा है। तो 100 कम है किससे? 725 से, और गुणा करते हैं 100 से। तो 25 से ये डिवाइड है, 4 आ जाएगा। 25 से ये डिवाइड है, ये आपके पास यहाँ पर 29 आ जाएगा। 400 के अंदर आपको 29 का डिवाइड करना है। तो यहाँ पर जो है 29 से कम 29 हो जाएगा, बचेगा 11, उतारेंगे 0। 2900 के 116 यानी कि 4 बार नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। और ऑप्शन में जब आप यहाँ पर देखेंगे तो 13 करके आपको एक ही ऑप्शन दे रखा है, यानी कि 13.8% जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। इसमें देख लीजिए केंद्र O वाले एक वृत्त पर बिंदु A और B स्थित हैं। PA और PB बाहरी बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखाएं यदि PA और PB 42 डिग्री पर एक दूसरे की ओर झुके हैं तो एंगल OAB का माप कैलकुलेट करके बताना। तो उसी टाइप का प्रश्न ये भी बन जाएगा। ये आपके पास यहाँ पर एक वृत्त है, ठीक है। इसका केंद्र मान लेते हैं ये O है, और यहाँ पर जो है 2 स्पर्श रेखाएं खींच लेते हैं। और यहाँ पर ये जो बाह्य बिंदु है ये आपको P बताया गया है, ये बाह्य बिंदु P बताया गया। और यहाँ पर जो है इस वृत्त को A और ये B बिंदु पर जो है स्पर्श कर रही है ये स्पर्श रेखाएं, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, A और B को आपस में मिला लेते हैं, तो ये इस वृत्त की जीवा हो जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर इन केंद्रों को भी हम मिला देते हैं, इस केंद्र को भी हम यहाँ पर इस बिंदु A और B से मिला देते हैं, ठीक है। तो ये इस वृत्त की त्रिज्याएं होंगी, और यहाँ पर जो है ये आपको एंगल बताया गया, त्रिज्याएं होंगे आपस में बराबर होंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये स्पर्श रेखाएं जो है एक दूसरे से 42 डिग्री के कोण पर झुकी हुई, ये आपको प्रश्न में बताया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई ये आपके पास जो है 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पर पीछे मैंने बताया। तो यहाँ पर ये आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री यानी कि 138 डिग्री यानी कि 138 डिग्री आपके पास ये बच जाएगा। इसका और इसका योग 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता है अगर आप इस वाले ट्रायंगल के अंदर देखेंगे, इस AOB के अंदर, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब बराबर होंगे, 138 डिग्री ये हो चुका है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 42 डिग्री इन दोनों का कोण बचा, यानी कि 42 डिग्री का आधा आधा करेंगे तो 21 डिग्री तो ये वाला कोण हो जाएगा, और 21 डिग्री आपके पास ये वाला कोण हो जाएगा। आपसे OAB एंगल पूछा गया है, तो OAB यानी कि ये वाला एंगल आपसे पूछा गया, तो 21 डिग्री आंसर हो जाएगा। अब इसमें देख लीजिए एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। यदि उसे एक वस्तु की बिक्री पर 30.80 का लाभ होता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या, ये कैलकुलेट करना है। देख लीजिए यहाँ पर अगर 100 में से 28% घटाएं तो यहाँ पर जो है 72% यानी कि 72 यूनिट का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। मार्क प्राइस कैलकुलेट करें तो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, 100 में 20 ऐड करें तो 120 यूनिट का यहाँ पर जो है मार्क प्राइस हो जाएगा। आपको पता है मार्क प्राइस पर छूट देने के बाद हमारे पास क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। तो 120 पर 28% की छूट देंगे यानी कि इसका मतलब 72%, इसका 72% जो है ये हमारे पास विक्रय मूल्य रहा होगा। तो 0 से 0 कट जाएगा, 7.2 आएगा। इसको 12 से गुणा कराएं तो 12 दूनी का 24, 12 सत्ते 84 यानी कि 86.4 जो है ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो आप देख लीजिए यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है भाई, 14.4 का आपको प्रॉफिट दिखाई पड़ रहा है, जबकि प्रश्न में बताया गया कितने का, 30.80 का प्रॉफिट आपको बताया गया। तो यहाँ पर आपसे सेलिंग प्राइस जो है ये पूछा गया, तो सेलिंग प्राइस जो है ये हमारे पास 86.4 नहीं होगा, इसको हम गुणा करेंगे 30.80 बटे 14.4 से। तो कैलकुलेट कर लीजिए, इसमें देखिए यहाँ पर ये पॉइंट से तो ये पॉइंट कट जाएगा, 4 से ये डेटा डिविजिबल है यानी कि आपके पास यहाँ पर 36 आ जाएगा। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 दूनी काट, 4 एकम 4, 6 चौके 24,
36 से ये 6 बार कट जाएगा और इसको 6 से गुणा कराएंगे तो ये 8 छिके 48 हासिल 4, 180 4 184 आपके पास आ जाएगा। 2 स्थान पर दशमलव। आंसर लगा दीजिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब इसमें देख लीजिए कंपनी सी और डी द्वारा जो है बेचे गए टीवी सेटों की औसत संख्या कंपनी ई द्वारा निर्मित टीवी सेटों की संख्या का कितना प्रतिशत है। अपना उत्तर दशमलव के एक स्थान तक सही दीजिए। तो इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर सी और डी के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसके अंदर जो है बेचे गए टीवी सेटों, यानी कि यहाँ पर बेचे गए टीवी सेट आप अगर देखें तो ऑरेंज कलर में दे रखे हैं और ये डेटा यहाँ पर परसेंटेज में आपको दे रखे हैं। या आप यहाँ से इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब इसमें आपको यहाँ पर ये डेटा परसेंटेज में दे रखे हैं और यहाँ पर निर्मित टीवी सेट आपको ब्लू वाला दे रखा है। तो यहाँ पर सी में देखें तो ये 70 है और ये 82 है, ये 85 है और ये आपके पास यहाँ पर 56 है। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 70 का जो है 82% यहाँ पर बेचे गए और 85 का जो है 76% यहाँ पर बेचे गए। तो इसको कैलकुलेट करके हम ऐड कर लेते हैं भाई। यहाँ पर आप क्या करेंगे 70 का जो है 70 का 82% कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे 85 का 76% कैलकुलेट करेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर सी और डी में जो है बेचे गए आपके पास यहाँ पर टीवी सेटों की औसत संख्या आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये जो भी आपके पास आएगा उसमें 2 का डिवाइड भी फिर करना है क्योंकि 2 कंपनी का हम देख रहे हैं। ये 0 से 0 कट गया और यहाँ पर जो है 2 से कटेगा या बट्टे में 5 आ जाएगा, 2 से कटेगा 41 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इसमें अगर देखें तो ये 4 से कट जाएगा, हाँ 76%, ठीक है। और यहाँ पर 4 से कटेगा 19 4 76। एक सेकंड, यहाँ पर ये डेटा जो है 56 लिखा हुआ है तो आप इसका 56% कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये जो डेटा है यहाँ पर 56 लिखा हुआ है तो आप 85 का जो है 56% कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जो है 14 4 56 हो जाएगा और यहाँ पर 4 से कटेगा ये 25 हो जाएगा, 5 से कटेगा बट्टे में 5 आएगा, 5 से कटेगा 17 5 85 हो जाएगा। ऊपर गुणा कराएंगे तो 7 के 28 यानी कि 287 प्लस के अंदर 17 4 68 117 68 यानी कि 238 हो जाएगा और बट्टे के अंदर 5 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए, ऊपर ये हो जाएगा 295 और ये 325 और ये 525 आपके पास यहाँ पर इन सभी का टोटल हो जाएगा। बट्टे 5 करेंगे तो ये 105 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब इसका एवरेज आपको कैलकुलेट करना था, यानी कि ये जो डेटा आपके पास आया है इसमें आप यहाँ पर क्या करेंगे 2 का डिवाइड भी करेंगे क्योंकि 2 कंपनी का डेटा है तो ये आपके पास एवरेज आ जाएगा। ये जो एवरेज है ई द्वारा निर्मित टीवी सेटों को, ई द्वारा अगर आप निर्मित टीवी सेट देखें तो 58 है, यानी कि ये 105 बट्टे 2 जो है ये 58 का कितना परसेंट है। तो 58 आप बट्टे में रखेंगे तो ये बट्टे यहाँ पर इसके बट्टे में आ जाएगा। तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे करके लिख देता हूँ भाई 2 इंटू में ये 58 आ जाएगा और यहाँ पर जो आप इसका 100 गुणा कर देंगे तो ये आपके पास जो है परसेंटेज में आ जाएगा डेटा, ठीक है। तो 2 तो ये कट गया, 2 से यहाँ पर ये कटेगा 29 आ जाएगा, 2 से ये 4 से कटेगा यहाँ पर 25 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 25 से ऊपर गुणा कराएंगे तो ये 25 5 125 यानी कि आपके पास हो जाएगा 2625, ठीक है। और बट्टे के अंदर 29 आ जाएगा। तो 29 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 10 बार तो जाएगा नहीं, 9 बार चला जाएगा यहाँ पर। तो ये आपके पास 9 9 81 ये हो जाएगा यहाँ पर 261 यानी कि 1 बचा, उतारेंगे 5 15। 29 का देखिए यहाँ पर 29 का 4 गुना 116 होता है, ठीक है। बच का कितना 15 और 15 के अंदर यहाँ पर देखिए 29 का 0 बार भाग जाएगा तो यहाँ पर 90 करके आपके पास एक ऑप्शन दे रखा है, यानी कि 90.5% जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसको कैलकुलेटिव बोल सकते हैं, बाकी यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझाया तो टाइम लग गया, बाकी यहाँ पर खुद से बनाएंगे तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब ये भी सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है भाई। 8 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा और 25 में ऐड कर देंगे तो 29 आपके पास आ जाएगा माइनस के अंदर। इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं तो यहाँ पर ऑफ पहले सोल्व करते हैं, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 6 दूनी का 12। अब यहाँ पर 6 का डिवाइड करेंगे यहाँ पर 18 में तो 6 3 का 18, इस ब्रैकेट की वैल्यू 3 आ चुकी है। और इसमें देखें तो यहाँ पर ऑफ का मतलब होता है यहाँ पर मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर ये 14 डिवाइड में है तो यहाँ पर
ये इसके बट्टे में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये 14 से तो ये 14 कट जाएगा, यानी कि 7 आ चुका है। अब 7 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ तक आपके पास कितना आ चुका है, 4 आ चुका है भाई। 7 में से 3 घटाएंगे 4 बचेगा, और 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 29 में से 20 गए, यानी कि 9 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सी कैलकुलेशन थी। अब इसमें देखिए, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें x + 1/x से चाहिए होगा। तो इससे अगर हम x + 1/x पर जाएँ तो अंडर के अंदर क्या करेंगे, 18 में प्लस का 2 कर देंगे। तो फॉर्मूला बेस्ड ये प्रश्न है, √20 आएगा। और √20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√5 लिख सकते हैं। अब कैलकुलेट कर लीजिए। ये आपके पास जो भी होता है x + 1/x, आप यहाँ पर क्या करते हैं, 2√5 दे रखा है, यानी कि आपके पास यहाँ पर इसका आप क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, ठीक है। और इसमें से माइनस कर देंगे इसका 3 गुना, यानी कि 3 गुना 2√5। कैलकुलेट कर लीजिए, 8 पंचे 40 √5 ये आ जाएगा, -6 √5 आ जाएगा, यानी कि 34√5 जो है ये आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अब इसमें देख लीजिए, 2 संकेंद्रित वृत्तों के बीच घिरे एक वर्ताकार पथ की आंतरिक परिधि आपको बताई गई है, और वर्ताकार पथ की एक समान चौड़ाई 3 मीटर है। तो पथ का क्षेत्रफल क्या होगा, ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर भी जो है आपके पास कुछ इस तरह से ये चित्र बनेगा। ये आपके पास मान लीजिए कोई सर्कल है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये संकेंद्रीय आपको बताए गए हैं, तो यहाँ पर ये इसके अंदर कुछ इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये इसके चारों ओर ये आपके पास वर्ताकार जो पथ है, आपको जो है इस पथ का क्षेत्रफल कैलकुलेट करना है। तो इसका पथ का क्षेत्रफल कैसे कैलकुलेट करें, पहले तो देखिए इसकी आंतरिक त्रिज्या आपके पास जो है ये इसकी आंतरिक त्रिज्या स्मॉल r हो जाएगी, और ये बाह्य त्रिज्या हम इसको कैपिटल R मान लेते हैं। तो ये r और कैपिटल R कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो स्मॉल r कैसे कैलकुलेट करेंगे, आंतरिक वृत्त की परिधि आपको बताएगी, आंतरिक वृत्त की परिधि 2πr हो जाएगी, और ये बराबर 264 बताएगी। तो पाई की वैल्यू हम 22/7 रखेंगे, इंटू में r = 264। तो 22 से इसको डिवाइड करेंगे, 22 से कम 22, 22 दूनी का 44, 6 दूनी का 12 हो जाएगा, 7 से ये 42 हो जाएगा। r बराबर स्मॉल r बराबर कितना है, 42 आया। तो कैपिटल R बराबर कितना हो जाएगा, 42 प्लस का ये 3 हो जाएगा, यानी कि 45, क्योंकि यहाँ पर ये पथ की चौड़ाई जो है ये आपको बताएगी कितनी, 3। तो स्मॉल r में अगर आप ये 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो है पूरी आपके पास कैपिटल R आ जाएगी। तो स्मॉल r और कैपिटल R आ चुके हैं। तो आप यहाँ पर क्या करें, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कैलकुलेट करें, उसमें से आंतरिक वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर दें, तो ये आपके पास जो है इस वाले जो है पथ का क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा। तो पूरे वृत्त का अगर आप क्षेत्रफल कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास जो है कैपिटल πr² होगा, इसमें से स्मॉल ये πr² कैलकुलेट कर देंगे। अब ये सारी चीज़ें डायरेक्ट की जाती हैं, मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए इतना समझा रहा हूँ, ठीक है। अब ये कैपिटल R² हो जाएगा, ये -r² हो जाएगा, और यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, कैपिटल R की वैल्यू 45 का स्क्वायर -42 का स्क्वायर करेंगे। तो a² - b² का फॉर्मूला लगा देंगे, 22/7 इंटू में एक बार प्लस करेंगे 87 आ जाएगा, एक बार यहाँ पर डिफरेंस करेंगे तो 3 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए। अब यहाँ पर कुछ कटता हुआ तो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 22×7 154 हो जाएगा, हासिल आ जाएगी 15, 22×8 176, और 15 कितना हो जाएगा, 191 गुणा 3/7। 3 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 त्रिका 12 और 3 1 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 त्रिका 27 और ये 5 हो जाएगा, बट्टे के अंदर 7, 7 8 56 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 8 एक ही ऑप्शन में दिखाई पड़ रहा है पहले, तो यहाँ पर ये अप्रोक्सीमेट में आएगा, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट में जो है 820 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए 38 प्लस वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ष के कॉर्पोरेट कार्यालय के कर्मचारियों की संख्या जो 28 प्लस से 38 वर्ष के आयु वर्ग के कर्मचारियों की संख्या से जो है कितना प्रतिशत अधिक है। अब इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इसमें देखिए यहाँ पर ये आप अगर देखें 38 प्लस वर्ष और उससे अधिक, 38 प्लस वर्ष और यहाँ पर जो है 48, यहाँ पर मैं बोल के बता रहा हूँ 38 प्लस और 48, 38 प्लस से 48 तक का आपको डेटा दे रखा है। यहाँ पर ये 30% लिखा हुआ है, ठीक है। तो 30% तो ये हो चुके हैं, लेकिन उससे भी अधिक वाले आप यहाँ पर देखें तो ये 48, ये 38 से भी तो अधिक है, 58 वर्ष तक। तो यहाँ पर 15% जो है डेटा लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद 58% ये वाला भी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये 10% लिखा हुआ है। इन तीनों को ऐड कर लीजिए तो ये 30, 15 और ये 10, यानी कि ये 55% आपके पास हो जाएगा, ठीक है।
28 प्लस से 38 वर्ष, 28 प्लस से 38 वर्ष, ये यहाँ पर 25% है। तो ये जो 25% है, इससे ये डेटा जो है यहाँ पर कितना ज़्यादा, 30 ज़्यादा है। तो 30 ज़्यादा है किस से, 25 से, और गुणा कर देंगे 100 से, तो ये आपके पास कितना प्रतिशत ज़्यादा है, ये आ जाएगा 120% आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वाले से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए, यहाँ पर किसी राशि पर 15% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्षों के वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाले चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर आपको बताया गया। इसी राशि पर इसी अवधि के लिए जो 10% वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त होने वाला चक्रवर्ती ब्याज कैलकुलेट करना है, और यदि ब्याज जो है वार्षिक रूप से संयोजित होता है। देखिए यहाँ पर आसान सा प्रश्न है, आपको एक फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए भाई। 2 साल के लिए CI और SI के बीच का डिफरेंस जो है ये क्या होता है, P इंटू में R डिवाइडेड बाय 100 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर CI और SI का डिफरेंस आपको बताएगा कितना, 1944। तो यहाँ पर 1944 रखेंगे, बराबर P आपको कैलकुलेट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% बताई गई है, तो 15 डिवाइडेड बाय 100 का होल स्क्वायर कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये 1944 इक्वल टू P इंटू में ये 225 आ जाएगा, बट्टे के अंदर 100 का स्क्वायर हो जाएगा 10,000। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 25 से ये कट जाएगा 9 बार, 25 से कट जाएगा यहाँ पर 400 आ जाएगा, 9 से कट जाएगा यहाँ पर 9 दूनी का 18, इसके बाद 9 एकम 9, 6 नम 54, 216। तो यहाँ से P बराबर अगर हम कैलकुलेट करें तो ये कितना आ जाएगा, 216 को हम गुणा करा देंगे कितने से, 400। तो इसका 4 गुणा करेंगे, 16 4 64 864, और यहाँ पर जो है 86,400 आपके पास ये प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, मूलधन आपके पास आ जाएगा। अब आपसे बोला गया इसी अवधि के लिए यानी कि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर से, इसके फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 पर 1 का ब्याज मिला होगा, यानी कि 10 की राशि जो है ये 11 हो चुकी होगी। 2 वर्ष की बात हो रही है, तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 100 की राशि जो है 121 हो गई होगी। तो यहाँ पर ब्याज कितने का मिला, 21 का मिला, जबकि आप यहाँ पर कैलकुलेट कर चुके हैं, ये प्रिंसिपल आप कैलकुलेट कर चुके हैं कितना, 86,400। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा 864 गुणा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना था, तो ये भी 21 यूनिट ना होकर इसका 864 गुणा हो जाएगा। तो यूनिट डिजिट आपको 4 मिलेगा, आंसर यहाँ से लगा देते 18,144। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर संख्या में जो है K का मान कैलकुलेट करके बताना। यदि संख्या 6 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 6 से विभाज्य है, इसका मतलब वो संख्या 3 और 2 से डिवाइड होगी। अगर ये संख्या 2 से डिवाइड है, इसका मतलब यूनिट डिजिट जो है वो आपके पास 0 2 4 6 और 8 रहा होगा। लेकिन यहाँ पर ये संख्या 5 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब यहाँ पर ये 0 जो है ये पॉसिबल नहीं है, बाकी वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं। बट यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपको सिर्फ जो है सम अंक जो है 6 और 4, ये 2 ही नंबर आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये 2 नहीं हो सकते। अब यहाँ पर आप इसमें जो है K की वैल्यू रख के चेक करेंगे भाई। यहाँ पर ये अगर आप K की वैल्यू 4 रखते हैं तो ये संख्या जो है यहाँ पर 3 से भी तो डिवाइड होनी चाहिए। तो 3 से डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, ये 3 4 2 6 कट जाएगा, ये 6 कट जाएगा। तो ये K जो है यहाँ पर ये हमारे पास 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो 4 अगर हम रखेंगे K की जगह तो ये हमारे पास जो है 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हटा दीजिए, बचा ऑप्शन 3। तो आंसर लगा दीजिए भाई, K का मान यहाँ पर 6 हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयाँ आपको लंबाइयाँ जो है संख्याओं के समानुपाती हैं, तो त्रिभुज ये कैसा त्रिभुज बनेगा ये आपको कैलकुलेट करना है भाई। यहाँ पर ये आप भुजाएं मान लेंगे A B और C हैं। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्या काम करता है कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर आपको चेक करना है कि यहाँ पर इन दोनों के स्क्वायर के योग से बड़ा है, छोटा है या फिर बराबर है। तो यही हम यहाँ पर चेक करेंगे भाई। 30 का स्क्वायर चेक करेंगे यहाँ पर, ये जो है 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर से बड़ा है या छोटा है। ये आपको साफ साफ दिखाई पड़ा, बड़ा आएगा, यानी कि बड़ा आएगा तो अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आपके पास ये बनेगा। ठीक है, अब ये कंसेप्ट क्या है ये एक बार मैं आपको बता देता हूँ भाई। ये आपके पास जो है बड़ी भुजा आपके पास यहाँ पर C है। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख लेना, C जो है ये आपके पास लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर है। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है ये सी स्क्वायर जो है ये ए स्क्वायर से अगर यहाँ पर बड़ा आ जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अगर ये बड़ा आ जाता है, तो इस सिचुएशन में जो बनेगा ये आपके पास ऑब्ट्यूस ट्राइंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर सी स्क्वायर अगर ये बराबर आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो इस सिचुएशन में यहाँ पर ये जो एंगल बनेगा ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर ये सी स्क्वायर जो है अगर ये छोटा आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो यहाँ पर इस सिचुएशन में जो यहाँ पर ये एंगल बनेगा ये आपके पास एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो ये आप यहाँ पर कंसेप्ट जो है नोट करके रखेंगे। 11 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत डी है। यदि अंतिम दो संख्याओं को हटा दिया जाए तो औसत में कितनी वृद्धि या कमी होगी। देखिए इस प्रश्न को आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। भाई यहाँ पर देखिए आप, अगर मैं यहाँ पर देखिए 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ले लेता हूँ, जैसे कि 2 से स्टार्ट करके 3 और ये 4, ये क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो चुके हैं। इनका एवरेज जब आप यहाँ पर देखेंगे तो अभी एवरेज आपके पास ये कितना है, 3 है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से अगर ये दो लास्ट के दो अंतिम 2 नंबर हटा देता हूँ, इनको हटा देता हूँ, तो अब एवरेज आपके पास 2 हो जाएगा। तो एवरेज 3 से हमारे पास 2 पर शिफ्ट हो गया है, यानी कि कितने से कम हो गया, 1 से कम हो गया। इसी तरह से आप और भी नंबर लेकर जो है चेक करा सकते हैं। भाई यहाँ पर देखिए अगर मैं 4 से स्टार्ट करता, तो 4 से स्टार्ट करता 5, 6 और ये 7 और ये 8, ये आपके पास क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए 11 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक दे रखे हैं, यानी कि ये एक विषम नंबर में आपको ये संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है, तो ये संख्याएं भी आप विषम नंबर में लेकर चेक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपके पास एवरेज अभी के लिए कितना अच्छा है। अगर आप इसमें से भी लास्ट के 2 नंबर हटा देते हैं, ये 2 नंबर हटा देते हैं, तो अब एवरेज जो है यहाँ पर बीच का नंबर होता है, यानी कि आपके पास 5 पर शिफ्ट हो जाएगा। तो 6 से एवरेज आपके पास कितने पर आया, 5 पर आया, यानी कि एवरेज 1 से कम हो चुका है। तो विल डिक्रीज बाय 1, यानी कि 1 की कमी होगी, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप इसमें अगर देखना चाहें तो यहाँ पर 11 नंबर लेंगे। ठीक है, अब 11 नंबर में बीच का नंबर यानी कि डी आपके पास यहाँ पर बीच का नंबर एवरेज रहा होगा। अगर आप लास्ट के 2 नंबर हटा देते हैं, ठीक है, तो अब कितने बचे, यानी कि 11 में से 2 नंबर चले गए, 9 नंबर बचे। बीच का नंबर कौन सा होगा, 5वां नंबर। पहले हमारे पास ये 6ठा नंबर था, अब ये 5वां नंबर हो चुका है, यानी कि 1 अंक पीछे शिफ्ट हो चुका है। और क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का जो है गैप वो हमारे पास 1 का होता है, तो एवरेज जो है 1 से कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप दिमाग से सोचेंगे तभी आप इस प्रश्न को समझ पाएंगे। ठीक, इसमें देखिए मंजीत ने एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल 22,000 में खरीदी और इसके मरम्मत और अनुरक्षण पर 3,000 खर्च किए। फिर उसने जो है इसे 12% लाभ पर बेच दिया। यदि वह इसे 500 कम में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत लाभ क्या होता है, ये कैलकुलेट करना है। तो 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25 हो जाएगी, यानी कि 25 पर 3 का प्रॉफिट लिया, तो 25 की वस्तु जो है इसने 28 में बेची। ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और ये आपका यहाँ पर सेलिंग प्राइस हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस यानी कि इसका लागत मूल्य जो है वो कितना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। 22,000 में इसने खरीदी थी और 3,000 इसकी मरम्मत पर खर्च कर दिया, तो टोटल कितने हो गए, 25,000 हो गए। तो डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं 1,000 गुना हो रहा है, तो यानी कि इसने बेचा कितने में था, ये भी 1,000 गुना हो जाएगा। 28 ना होकर 28 का 1,000 गुना करेंगे, यानी कि 28,000 में इसने बेचा था। ठीक है, ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। बट आपसे प्रश्न में बोला गया है कि अगर ये 500 कम में बेचता है, यानी कि अगर आप इसमें से 500 माइनस कर देते तो ये आपके पास अब कितना आता, 27,500 आता, यानी कि 27,500 में ये अगर बेचता तो प्रॉफिट यहाँ पर 2500 का आपको दिखाई पड़ रहा है, यानी कि इतने का प्रॉफिट होता। तो 2500 का प्रॉफिट होता कितने पर, 25,000 पर, और गुणा कर देते 100 से, तो ये आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है 10% का प्रॉफिट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब इसमें देखिए निम्नांकित व्यंजक का मान आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपको पूर्णांक और त्रिकोणमितीय अनुपात दोनों में दिखाई पड़ रहे हैं। तो आप सबसे पहला काम तो वैल्यू पुटिंग से चेक कराएंगे। तो वैल्यू पुटिंग से मैं आपको करवा देता हूँ, फॉर्मूले से आप इसको खुद से सोल्व करेंगे। ठीक है, अगर वैल्यू पुटिंग से नहीं बनता है तो आप इसको फॉर्मूले से बनाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर ये 45 डिग्री रखते हैं तो 45 डिग्री ए का मान रखते हैं, तो यहाँ पर कोसेक 45 का मान कितना होता है, √2 होता है, इसकी पावर 4 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कोसेक 45 का, ये कोस 45 का मान 1/√2 होता है, इसकी पावर आप क्या करेंगे, 4 करेंगे। ठीक है,
ब्रैकेट क्लोज -2 और यहाँ पर जो है कोट 45 का मान 1 होता है, इसकी पावर 2 करेंगे -1। इसको कैलकुलेट कर लीजिए भाई। √2 की पावर 4 आपके पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर 1 - 1/4 हो जाएगा, माइनस के अंदर 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सोल्व कर दीजिए, 4 -1 हो जाएगा, -2 -1। इसको सोल्व करेंगे तो ये -4 - 4 यानी कि 0 आपके पास आ रहा है। आंसर लगा दीजिए। फॉर्मूले से आप इसको खुद से सोल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप खुद से सोल्व नहीं करेंगे तो आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। हालांकि फॉर्मूले से भी मैं इसको करवा सकता हूँ, बट आप इसको खुद से सोल्व करना। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये आपको जो है दिया गया है, ठीक है। और इसमें आपको इसका मान कैलकुलेट करना है और यहाँ पर एंगल ए जो है ये भी आपको बताएगा। जब आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे यानी कि 6 से 10 ए की इसके अंदर गुणा कराएंगे तो 6 से 10 स्क्वायर ए बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये 6 से 10 ए इस एक से गुणा होगा तो प्लस का 6 से 10 ए तो यहाँ पर आएगा और एक 10 ए इधर जाकर इसमें ऐड हो जाएगा यानी कि 7 10 ए आपके पास आ जाएगा। और यहाँ पर जो है ये 5 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा और बराबर की साइड अब आपके पास 0। अब अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो ये आपके पास द्विघात समीकरण बन चुकी है और इसको सोल्व करना आपको आता होगा, ठीक है। 6 से 10 स्क्वायर ए, इसको आप लिखेंगे प्लस का 10 ए माइनस का 3 10 ए और ये माइनस का 5 = 0। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से जो है आपको 2 10 ए जो है ये कॉमन दिखाई पड़ रहा होगा। ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 3 10 ए प्लस का 5 और यहाँ पर माइनस का चिन्ह कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर 3 10 ए प्लस का 5 और = 0, ठीक है। तो यहाँ से जो है 3 10 ए प्लस का 5 और यहाँ पर जो है ये कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर 2 10 ए माइनस का 1 और यहाँ पर ये = 0, ठीक है। अब यहाँ से जो है अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो 10 ए की वैल्यू 2 पॉसिबल है आपके पास। एक तो आ जाएगी आपके पास -5/3 और एक आपके पास 10 ए का मान आ जाएगा 1/2, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पर जो है 90 डिग्री से कम है ए का मान और 0 डिग्री से यहाँ पर ज़्यादा है। तो 90 डिग्री से कम है और 0 डिग्री से ज़्यादा है तो इसका मान 0 और 1 के बीच में यहाँ पर लाई कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आपके पास 0 से छोटा है, इसको आप छोड़ देंगे, इसको आप यहाँ पर लेंगे तो एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं। ये एंगल अगर ए है तो यहाँ पर जो है ये आपके पास परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा। परपेंडिकुलर जो है ये आपके पास 1 हो जाएगा, बेस यहाँ पर 2 हो जाएगा तो अंडर के अंदर 5 आपके पास ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपसे जो पूछा गया है इसका मान पूछा गया तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 1/√5 इसका मान प्लस 2/√5 इसका मान हो जाएगा। तो टोटल ऐड करेंगे तो ये 3/√5 आएगा और ऑप्शन नंबर 4 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अब इसमें देख लीजिए यहाँ पर ये आपके पास जो है एक तो इसमें ऑप्शन जो है ये आपको गलत दे रखा है। इसको देखिए यहाँ पर सोल्व करते हैं भाई। ए और बी जो है संख्या सी से 0% जो है अधिक है, क्रम से यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। 0% और 50% अधिक है। ए का बी के साथ रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए ए और यहाँ पर सी के साथ कंपैरिजन हो रहा है तो यहाँ पर जो है सी को हम 20 में लिख लेते हैं और बी को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। अब ए जो है यहाँ पर सी से 0% अधिक है, इसका मतलब कोई ज़्यादा इनका डिफरेंस है नहीं, ठीक है। इनका कोई डिफरेंस नहीं है तो यहाँ पर जो है एज इट इज़ हैं यानी कि 1:1 इनका रेशियो आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 50% अधिक है, 1/2 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि 2 से 1 अधिक है। कौन? बी। बी जो है यहाँ पर सी से जो है अधिक है, कितना यूनिट? 1 यूनिट। अगर यहाँ पर सी 2 यूनिट है तो यहाँ पर ये आपके पास बी जो है इससे 1 यूनिट ज़्यादा है यानी कि इनका रेशियो बन जाएगा, इनका एक साथ रेशियो बनाएंगे तो ये आपके पास 2 बन जाएगा, यहाँ पर ये 2 बन जाएगा और यहाँ पर 3 एकम 3 ये 3 बन जाएगा, ठीक है। तो आपसे ए का बी के साथ रेशियो पूछा गया है तो ए का बी के साथ अगर रेशियो देखेंगे तो यहाँ पर 2:3 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा, जबकि आपको ऑप्शन में कहीं पर दिखाई पड़ नहीं रहा है, ठीक है। तो ये आपको जो प्रश्न में दे रखा आंसर गलत दे रखा है। अब इसमें देख लीजिए पिछले घंटे की तुलना में जो है कारों की संख्या में न्यूनतम परिवर्तन प्रतिशत क्या है ये आपको कैलकुलेट करना और ये दशमलव के 2 स्थानों तक सही कैलकुलेट करना है।
आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे न्यूनतम परिवर्तन आपको किस में दिखाई पड़ रहा है भाई। आप अगर देखें तो यहाँ पर जो है इस वाले डेटा के अंदर आपको सबसे न्यूनतम परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है, यानी कि 15 की कमी हो रही है। 15 की कमी कितने पर? 130 पर, और गुणा करते हैं 100 से, तो यानी कि 150 के अंदर आपको यहाँ पर भाग लगाना है 13 का। तो 13 एकम 13, फिर यहाँ पर 13 एकम 13, तो 11 पॉइंट करके एक ही ऑप्शन दे रखा है, 11.54% आंसर। इंग्लिश वाले इसे पढ़ सकते हैं यहाँ पर वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, एक समकोण त्रिभुज ABC जो है B पर समकोण है, त्रिभुज के कर्ण AC पर लंब BD खींचा गया है, और यदि AD बराबर 6 सेंटीमीटर, CD बराबर 5 सेंटीमीटर, तो इसका मान कैलकुलेट करके बताना। A² प्लस जो है BD का स्क्वायर। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज आपको बताया गया, ठीक है। B पर यह समकोण दिया गया है, ABC ये ट्राइंगल है, और यहाँ पर जो है ये BD जो है ये आपको परपेंडिकुलर बताया गया, इस पर लंबवत बताया गया, ठीक है। ये CD आपको AD जो है ये अच्छा बताया गया, और CD जो है ये 5 बताया गया। तो टोटल AC की अगर हम बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इस पूरे त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कि 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होना चाहिए, ठीक है। तो बराबर 121। अब अगर आप यहाँ से BC कैलकुलेट कर लें, BC का स्क्वायर कैलकुलेट कर लें इससे, तो इस वाले ट्रायंगल से, ठीक है। तो इस वाले ट्रायंगल में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो BC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है यहाँ पर परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि BD का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के अंदर ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, ये आपके पास आएगा, ठीक है। तो BC का स्क्वायर जो है इसकी जगह आप रखेंगे BD का स्क्वायर प्लस का 25, तो 25 तो इधर आकर माइनस हो जाएगा ना, और यहाँ पर जो है इधर की साइड बचेगा AB का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर प्लस का BD का स्क्वायर इधर बचा, 25 उधर जाकर 121 में से माइनस होगा, ये 96 यानी कि 96 आपके पास बचेगा, और ये आपको कैलकुलेट करना था, और ये शॉर्ट से शॉर्ट मेथड है इसका, ठीक है। अब इसमें देखिए 18 मीटर और 30.5 मीटर ऊंचाई वाले दो खंभों के शीर्ष एक तार से जुड़े हुए हैं। यदि तार क्षैतिज से जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई क्या? ये देखिए आसान सा प्रश्न है। इसमें हम यहाँ पर दो खंभे बना लेते हैं, एक खंभा ये मान लीजिए और यहाँ पर जो है एक खंभा ये वाला मान लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये इस तरह से ये तार लगा हुआ है, और इस तार का जो है क्षैतिज के साथ कोण आपको बताया गया है 30 डिग्री का, ये कोण आपको बताया गया 30 डिग्री। और यहाँ पर ये छोटे वाला खंभा है 18 मीटर और बड़े वाला खंभा है पूरा है ये आपके पास 30.5 मीटर, और यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास कितना हो जाएगा? ये 18 मीटर के बराबर हो जाएगा, इसके बराबर, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना बच जाएगा? 30 में से 18 घटाएंगे 30.5 में से, तो ये 12 पॉइंट आपके पास 5 बचेगा, यानी कि 12.5 मीटर ये आ जाएगा। तार की लंबाई हम L मान लेते हैं, तो इसमें ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाई। आपको पता है यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बनेगा, तो इसमें ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाए कि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर आ जाए, तो साइन थीटा के अंदर आ जाएगा, यानी कि साइन 30 डिग्री का अगर आप यहाँ पर कंसेप्ट लगाएंगे तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पर 12.5 का है बट्टे के अंदर, हाइपोटेनस यहाँ पर L है, साइन 30 डिग्री का मान पता है आपको 1/2 था, तो तिरछा गुणा कराएंगे तो L बराबर कितना आ जाएगा? 12.5 का 2 गुना करेंगे 25 मीटर आपके पास सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। दिमाग के अंदर आप इसको कैलकुलेट कर सकते थे 1-2 लाइन के अंदर, ठीक है। अब इसमें देखिए एक कॉलेज हॉस्टल के मेस में 350 लड़कों के लिए 25 दिनों का प्रबंध है, ठीक है। और 10 दिनों के बाद जब कुछ लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया गया, यह पाया गया कि अभी जो है 21 दिनों का प्रबंध और है, और कितने लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित किया गया है ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए 350 लड़के थे, अब यहाँ पर 25 दिनों का भोजन उपलब्ध था, तो यहाँ पर गुणा 25 करेंगे, यानी कि टोटल भोजन की मात्रा ये थी। अब आपसे बोला गया कि 10 दिनों के बाद, यानी कि 10 दिनों तक ये 350 लड़कों ने जो है यहाँ पर भोजन किया, 10 दिनों तक किया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर मान लेते हैं कि x लड़के जो है यहाँ पर दूसरे छात्रावास में भेज दिए जाते हैं, तो बच्चे कितने? 350 में से -x करेंगे, ठीक है।
इतने आपके पास यहाँ पर बचे। अब ये भोजन जो है 21 दिन के लिए उपलब्ध है, यानी कि गुणा 21 करेंगे, इतना भोजन उपलब्ध है। ये टोटल करेंगे, यानी कि भोजन की मात्रा तो समान होनी चाहिए थी, तो पहले भोजन की मात्रा इतनी थी, इसके बराबर कर दीजिए। अब इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए आपके पास यहाँ पर जो है, अगर आप इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 15 गुणा ये 350 बचेगा, यानी कि 350 का 15 गुणा ये बच जाएगा। बराबर की साइड आपके पास 350 माइनस का x और इनटू में आ जाएगा 21। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, ये 3 से कटेगा 7 त्रिका 21, 3 से कटेगा 5 आ जाएगा, 5 से कटेगा 5 7 पंचे 35 हो जाएगा, यानी कि 50 आ जाएगा। ये 25 होगा, ये सॉरी यहाँ पर 250 होगा, और यहाँ पर ये x इधर आ जाएगा प्लस में और 250 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि 100 बच जाएगा। तो छात्रावास, दूसरे छात्रावास में जो है 100 लड़के भेजे गए थे। अब ये भी देखिए आसान सा प्रश्न है, इसमें ये अगर आप इसको देखें तो ये 0.4x का होल क्यूब और प्लस के अंदर 1/x क्यूब ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग जाएगा। भाई आप यहाँ पर क्या करेंगे, 0.a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, तो 0.4x प्लस 1/x का होल क्यूब, और इसमें से माइनस कर दें 3 गुणा में a इंटू में b होता है, तो 0.4x और इंटू में हो जाएगा 1/x और इंटू में हो जाएगा 0.4x और प्लस का 1/x। तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। इसमें देखिए x से तो x ये कट जाएगा और इसकी वैल्यू 5 रखेंगे। भाई आपको प्रश्न में 5 दी गई थी और 5 का क्यूब हो जाएगा 125 माइनस, ये देखिए 4 त्रिका 12, यानी कि 1.2 आपके पास यहाँ पर ये आ जाएगा। और यहाँ से अगर आप इसकी वैल्यू 5 रखेंगे तो 1.2 इंटू में 5 आ जाएगा ना, 1.2 इंटू में 5, 12 पंचे 60, यानी कि 6 इसमें से माइनस होगा, तो 119 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। राम ने एक स्थान Z से P तक 130 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से यात्रा की। उसने पहली 75%, दूसरी 2/3 समय में जो है तय की, और शेष दूरी जो x किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से तय की। तो x/2 का मान कैलकुलेट करना। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। भाई यहाँ पर देखिए 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, ये औसत चाल बताई गई है, 2/3 का टाइम, यहाँ पर 2/3, तो शेष कितना बचा 1/3। तो टोटल टाइम ही अगर यहाँ पर हम 3 घंटे का मान लें, भाई इससे कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर टोटल टाइम 3 घंटे का, तो एवरेज स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर की, इसको 3 से गुणा कर दें तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी कितनी, 390 किलोमीटर की। ये आपके पास टोटल डिस्टेंस आ चुकी है, ठीक है। अब 75% की फ्रैक्शन वैल्यू तो 3/4 होती है, यानी कि इसका 3/4 जो है 3/2 घंटे में, 3/2 यहाँ पर समय में जो है कवर किया गया है, ठीक है। ये डिस्टेंस जो है भाई यहाँ पर 390 जो है, इसका 3/4 डिस्टेंस जो है कितने घंटे में, भाई 2/3 अगर कैलकुलेट करेंगे। टोटल टाइम आपने यहाँ पर 3 घंटे का माना है टोटल टाइम, इसका अगर आप 2/3 कैलकुलेट करें तो 2 घंटे होगा, यानी कि ये डिस्टेंस 2 घंटे में कवर हो चुकी है। तो शेष डिस्टेंस आपके पास कितनी बची है, शेष डिस्टेंस जो है ये आपके पास कितनी बची, भाई 390 टोटल डिस्टेंस थी, इसका 3/4 2 घंटे में कवर हो चुका है। तो टाइम तो हमारे पास 1 घंटे का बचा है, 1/4 यहाँ पर डिस्टेंस बची है। भाई यहाँ पर 3/4 कवर हो गई, तो 1/4 बची, 390 का 1/4 कैलकुलेट करेंगे, और ये डिस्टेंस 1 घंटे में कवर हुई है, ठीक है। कितने घंटे में, 1 घंटे में। तो आप यहाँ पर जो है ये x कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरी चाल जो है आपको बताएगी, यहाँ पर ये x है, तो x बराबर यहाँ पर दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे समय हो जाएगा। दूरी है हमारे पास 390 इंटू में 1/4, इसको 1 घंटे यानी कि टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये 390/4 ही तो आएगा, यानी कि ये x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। हमें x/2 कैलकुलेट करना है। क्या करना है, x/2 कैलकुलेट, यानी कि इसका और आधा करेंगे तो यहाँ पर जो है 390/4 ना होकर 390/8 हो जाएगा। तो इसमें 8 का डिवाइड करना है, तो 8 चौके 32, यानी कि 4 बार भाग जाएगा, और एक ही ऑप्शन में यहाँ पर 4 दे रखा है पहले। तो 48.75 जो है ये आपके पास यहाँ पर x/2 की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये थे आपके पूरे 25 प्रश्न, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।